हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग उसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, ये एक क्वेश्चन है जिसमें T1, T2, T3 के बारे में हमको बताना है। चार इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा T1 T2 T3। तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा T1 T2 T3। अधिकतर ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती। और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। यहां से मैंने कहा कि एक लाइन खींच ली जिससे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। किसी भी पर जो है परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद प्रेशर वाली लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तीनों ही टेम्परेचर्स। ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो मैंने कहा, इसको याद कर लीजिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बोलो बेटे। तो अब आप बताइए, P3 ज्यादा है या P1 ज्यादा है? P3। अगर P3 ज्यादा है तो T3 भी ज्यादा होगा। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन? योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। कर लोगे बच्चे? यस सर। तो ये ग्राफ नंबर 2। दो ग्राफ मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ग्राफ नंबर 3, हमारे पास फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को आपने के मान रखा। जरा बेटा लॉग ले लो दोनों तरफ। लॉग पी प्लस लॉग वी बराबर लॉग के। कोई प्रॉब्लम? नो सर। लॉग पी बराबर माइनस लॉग वी प्लस लॉग के। कोई प्रॉब्लम? लॉग ले लिया। अब मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और वो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट कर रहा हूं? y बराबर mx प्लस सी। y क्या है? log p। x क्या है? log b। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया y बराबर, ये माइनस पहले लगा दूं, mx प्लस सी। m इज द स्लोप। स्लोप की वैल्यू यहां पर कितनी है? log v के आगे 1 लगा हुआ है और कुछ तो है नहीं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि निगेटिव स्लोप है। तो चलो निगेटिव स्लोप के लिए ये वैल्यू हमने रख दी। यहां से काटा क्यों? ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट है लॉग के। तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा? लॉग के। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब हमको क्या निकालना है? मालूम चले हमको स्लोप निकाल। स्लोप इज इक्वल टू -1। दिखाई दे रहा? अरे स्लोप -1 ही तो है। अच्छा, आपको मालूम है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये वाला थीटा तो 45 डिग्री का आ जाएगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास तो -1 है। तो ये वाला थीटा कितने का आ जाएगा बताओ? क्या 135 का नहीं आ जाएगा क्या? 180। अरे बोलो। तो हो सकता है आपसे θ1 और θ2 के बारे में पूछे तो आप आराम से निकाल सकते। ये वाली मालूम है सबको tan 45 बराबर 1 होती है। यस सर। तो ये वाली ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा 135 डिग्री का। वैसे ज्यादा मैथ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा इस तरीके से नहीं, फिर भी आना चाहिए बेटे। स्लोप के बारे में तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ध्रुव आपको समझ में आ रहा है बेटा क्या लॉग निकाल रहे हैं? हाँ। गुड। ये हमारे पास लॉग। ये बेटे मैंने आपको समझाया बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसका नाम है चार्ल्स लॉ। तो हेडिंग डालिए
उसके भी हम लोग इसी तरीके से ग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ, इसके ग्राफ पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ में ध्यान देंगे, मैंने आपसे कहा कि आप दो चीजें कांस्टेंट करेंगे, एक तो n हमेशा कांस्टेंट करेंगे लॉज के लिए। तो चार्ल्स लॉ में भी फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस, फॉर ए डेफिनेट amount of a gas, at constant pressure, the volume of the gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature, absolute temperature मतलब इन केल्विन, ध्यान रखिएगा, अधिकतर बच्चे यहाँ टेम्परेचर लिख देते हैं, ये गलत है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन T किस में होगा, केल्विन में, ये ध्यान रखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैं यहां पे लिख सकता हूं, V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? यस सर। V इज इक्वल टू KT लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? लेकिन अब यहाँ पर ये K मैंने लिख दिया है, जिससे कि कंफ्यूज मत कर जाना, उस K को कांस्टेंट कांस्टेंट लिखूंगा, ये तो केल्विन स्केल, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आप लोग ग्राफ बना लो बेटे। अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए ग्राफ खींचूं तो y बराबर mx का डायरेक्ट ग्राफ आएगा, कोई प्रॉब्लम? v और t के बीच में मैं ग्राफ खींचूं, v और t के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में, ठीक है। कभी कभी ऐसा करता है, और ये वाला ग्राफ क्या कहलाएगा भाई, हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये वाला ग्राफ क्या कहलाएगा, बोलो? आइसोबार। आइसोबार। एक बार मैं हिंदी में भी डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों को। हिंदी में डेफिनेशन है, गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दोबारा सुनेंगे, गैस की निश्चित मात्रा के लिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T केल्विन स्केल में रखा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये वाला ग्राफ देता है लेकिन T डिग्री सेंटीग्रेड में देता है, तो जरा एक ग्राफ में ऐसे भी बना, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, लेकिन यहां हम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें, ये स्केल ले, उस केस में क्या हो बेटा, ये ग्राफ कहां से कट कर रहा है एक दूसरे को, 0 केल्विन से ही तो कट कर रहा है, बोलो बच्चे? ओरिजिन तो यहाँ 0 केल्विन, और अगर हम 0 केल्विन यहाँ पे देखें तो 0 केल्विन यहाँ पे तो कहीं यहाँ पर आएगी मेरे हिसाब से, थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो अगर मैं 0 केल्विन लेना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से ये यहां कट करना चाहिए।
आर यू ओके विद द ग्राफ? क्योंकि 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी होगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो कट करेगा। यस सर। तो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में ग्राफ देता है तो ओरिजिन से मत कट कर देना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि टेम्परेचर हम किस स्केल में ले रहे हैं? केल्विन स्केल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ आता है तो डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ कहां कट करेगा? 0 केल्विन। 0 केल्विन क्या है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो यहां कट करेगा, ये वाला। एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है बॉयल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ ये कहना चाहता है एट 0 केल्विन ऑल द गैसेस हैव 0 वॉल्यूम। सारी गैसेस की वॉल्यूम 0 हो जाती, मतलब 0 केल्विन पर आप गैस फाइंड आउट नहीं कर सकते। सीधी ऐसा ये सच है। पहली बात तो ये है कि 0 केल्विन ही अटेन करना बड़ा मुश्किल है कि हम 0 केल्विन अटेन कर ले। 0 केल्विन अटेन नहीं किया जा सकता। 0 केल्विन से बहुत पहले ही लगभग सारी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि 0 केल्विन तक का क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का भी नहीं। All the gases far before the 0 Kelvin change into liquid state। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पर गैसेस का वॉल्यूम 0 हो जाए। दिस इज द चार्ल्स लॉ। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके भी वेरियस ग्राफ्स बन सकते हैं आपके लिए। पहला जो आपने ग्राफ बनाया, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में बनाया। और अगर मैं यहां पर टेम्परेचर केल्विन स्केल में है मेरे बेटे, इस तरीके से इसको कह दूं P1, इसको कह दूं P2 और इसको कह दूं P3, ठीक है? और आपको वही ऑप्शन दे दूं, पहला ऑप्शन P1 बराबर P2 बराबर P3, दूसरा ऑप्शन P1 P2 P3, तीसरा ऑप्शन P1 P2 P3 और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्या काम करोगे? वही फॉर्मूला लगाओगे, PV बराबर NR। बेटे P कांस्टेंट है, बोलो भैया। N कांस्टेंट है, R पहले से ही कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, समझ में आता है? हम ग्राफ V और T के बीच में खींच रहे हैं। साक्षी हटाओ इसको, रब कीजिए। हम ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हैं? V और T के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन आएगा, y बराबर mx है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ओरिजिन से पास करेगा, हाँ, अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो ओरिजिन से पास करेगा। हमको P की डिफरेंट लाइंस के बीच में ग्राफ टैली करना है कि प्रेशर पे। तो क्या काम करें? वही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। क्या काम करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। कहाँ ड्रॉ करूं? कहीं पर जहां तुम्हारा मन करे, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। कर लिया? ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? V3। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे बेटे, बताओ? V2। और ये वाला पॉइंट मेरे बच्चे बताओ क्या कहलाएगा? V1। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन V एंड P? V और P के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अरे बोलो भाई, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और V के बीच। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा, ध्यान देना, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अरे बोलो, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा? अरे भाई बताओ। तो V3 जहां पर टच कर रहा है, मतलब P3 वाला, वो सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम? क्योंकि V3 ज्यादा है, इसीलिए P3 क्या होगा? कम। सबसे कम होगा।
So what will be your correct option? Your Second. correct option will Yes, be sir. option number 2. इससे ज्यादा आसान तरीका मैं नहीं सिखा सकता, ये सबसे आसान तरीका है ग्राफ्स के क्वेश्चंस करने का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किस तरीके के Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. हैं आपके एग्जाम में, और वो आपको जो है बिल्कुल घबराहट नहीं करनी, आपको तुरंत एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके रिस्पेक्ट में देखिए। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, आपने लाइन ड्रॉ की टेम्परेचर कांस्टेंट करके, तो अब तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है भाई। आपने जो लाइन ड्रॉ की उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर दी, तो अब तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन से आप आंसर पुटअप, आप आंसर खोज लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास है V इज इक्वल टू K इंटू T, ये कांस्टेंट, ये हमने ले ली। बेटे मैं क्या लिख सकता हूं, log V इज इक्वल टू log K प्लस log T, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? Yes, sir. चलिए एक ग्राफ और खींचते, किस किस के बीच में, y बराबर mx प्लस c, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? y एक्सिस पे log v, x एक्सिस पे log v, एक्सिस तो वैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कौन सा आप लोगे, जनरली इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस लेके चलो। अब बताइए इसके लिए स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. यहां से आएगा, Yes, sir. ये क्या आएगा, लॉग के Okay. इंटरसेप्ट, बोलो। Yes, और sir. अगर मैं यहाँ पे थीटा लूं, तो अपने आप बताओ इस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अरे स्लोप Wave कितना, of m की वैल्यू क्या है, x तो log p one. है, m 1 है, तो थीटा की वैल्यू Yes, sir. कितनी आएगी? 45. 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? No, sir. No, sir. तो ये हम लोगों ने log v और log t के बीच में ग्राफ खींचा। क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये दोनों लॉ मैंने आपको बताए, एक का नाम था बॉयल्स लॉ और एक का नाम था चार्ल्स लॉ। इन दोनों को अगर हमने समझ लिया है तो हम एक ग्राफ और समझ सकते। देखिए साक्षी, आप इसको मिटा सकते हो? सर नहीं मिट रहा, क्या करूं? मैंने आपको एक इक्वेशन याद कराई, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी बराबर एनआर, यही तो मैंने याद कराई। किसको भी याद कर लो, मैं अभी लास्ट में जाके डिराइव करूंगा इसको। Yes. मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो ग्राफ पीवी वर्सेस पी, या वो ग्राफ पीवी वर्सेस वी, या पीवी वर्सेस पी। वैसे तो ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है और बॉयल्स लॉ होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, होता है या नहीं होता? Yes, sir. ये बॉयल्स लॉ है या नहीं? बॉयल्स लॉ। Yes, sir. अब जरा इधर ध्यान से देखिए, पीवी एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टी पहले से ही कांस्टेंट। क्यों? बॉयल्स लॉ की बात कर, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी डायरेक्ट निकल रहा है। एन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने बताया बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एमंटन्स लॉ, मतलब प्रेशर टेम्परेचर जो अगला बताने जा रहा हूं, उस केस में, सभी केसेस में, गैस लॉ के जो भी केसेस हैं उनके लिए एन हमेशा कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट होंगे। आर गैस कांस्टेंट है ही,
और टेम्परेचर बॉल्स लॉ में कांस्टेंट होता, तो अगर यहां से भी निकालोगे तो पीवी बराबर कांस्टेंट ही आएगा। तो अगर पीवी वर्सेस वी के बीच में आप ग्राफ खींचोगे तो ऐसा ही तो है, पैरेलल टू द एक्सिस। पीवी वर्सेस वी के बीच में या पीवी वर्सेस पी के बीच में, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू द एक्सिस, देयर विल बी नो चेंज। ये वाले ग्राफ भी आपके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं बेटे, ध्यान रखिए, ये सारे ग्राफ्स आपके इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, देखिए जरा ध्यान से, हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसी का नाम है गे-लुसाक्स लॉ, इसी का नाम है, हाँ सर एब्सोल्यूट जीरो वाला पॉइंट इसमें बताओगे या अलग बताओगे? एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हाँ। क्या प्रॉब्लम है आपको ये बताओ। अभी सर मैंने मुझे आपने बताया था, समझ नहीं आया था। बताओ, पीछे करूं? सर हाँ नहीं आपने इसमें बताया हाँ। ये रहा एब्सोल्यूट जीरो बेटा, ये पॉइंट है आपका, मैंने रेड लाइन से मार्क भी किया इस पॉइंट, ध्यान दो इधर। नहीं वो Vt इज इक्वल टू V0 प्लस माइनस V0 बाय 273 इंटू टी। वो मैंने पहले आप लोगों को जब जो है पढ़ाया था, तो मैंने जो है 8th 9th क्लास की एक डेरिवेशन कराई होगी कि हाँ एवरी सर 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर 1/273 डिक्रीज या इंक्रीज होती है। हाँ हाँ, कराई हाँ होगी। हाँ हाँ। अब उसकी जरूरत नहीं है, अब तो आप अच्छा डायरेक्ट इसको देखिए। तो वो मैंने इसलिए कराई होगी, बहुत ही बेसिक समझाए होंगे आपको चार्ल्स लॉ के, ठीक है ना। ठीक है सर ओके। रिवीजन के तौर पर इसको देखिए, अब उतनी डीप में जाने का भी हमारे पास टाइम नहीं है बेटे कि मैं 8th 9th को भी लेके चलूँ आपके साथ। वो 9th क्लास में 10th क्लास में बच्चों को समझाते हैं कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर 1/273 डिक्रीज हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं सही पकड़ रहा हूँ, आप उसी को बोल रहे होंगे हैं? हाँ जी सर वही बोल रही थी, मुझे लगा पॉइंट। ठीक है बेटे, चलो अब देखिए प्रेशर टेम्परेचर लॉ या गे-लुसाक्स लॉ या एमंटन्स लॉ। अब इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, ये बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरीके से है। फॉर ए definite amount of the gas, definite amount of the gas at constant volume, at constant volume, pressure of the gas, pressure of the gas is directly proportional to its temperature। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर केल्विन में ही है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, ये मैं पहले भी समझा था। तो मैं ये लिख सकता हूँ P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मैं ये भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट P1/T1 बराबर P2/T2। बोलो बेटे। यस सर। जरा पीछे भी इस फॉर्मूले को लिख लो बेटा, कहीं पर यहाँ पे लिख लो, चार्ल्स लॉ में इस फॉर्मूले को लिख लो, V1/T1 बराबर V2/, ये न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। कि आपसे कह दे कि पहले टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस समय वॉल्यूम जो है हमारे पास 100 लीटर थी, अब टेम्परेचर जो है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वॉल्यूम बताओ। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। सेम यही फॉर्मूला है प्रेशर के लिए भी आपके पास, और प्रेशर और टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्ट आपके पास
ग्राफ बन जाएगा, ये P और ये T, ग्राफ इस तरीके से आएगा और इसके सभी पॉइंट्स पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। तो हम लोग इस तरीके ग्राफ को क्या कहेंगे, आइसोकोर। इस तरीके ग्राफ को आइसोकोर, आइसोथर्म पढ़ा दिया, आइसोबार पढ़ा दिया, आइसोकोर पढ़ा दिया। क्यों? इसमें वॉल्यूम इज कैप्ड कांस्टेंट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे? इसमें भी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते? चलो इसमें करके दिखाओ। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में है, ध्यान रखिए। और मैं यहां पर इस तरीके से 3 ले लेता हूं, एक ले लेता हूं V1, एक ले लेता हूं V2 और एक ले लेता हूं V3। ठीक है, वही ऑप्शन यही है हमारे पास। पहला V1 बराबर V2 बराबर V3, दूसरा बेटा V1 V2 V3, तीसरा बेटे V1 V2 V3 और चौथा बेटे V1 V3 V2। बोलो। सर सेकंड क्या काम करेंगे बताओ? वही डायरेक्ट वही टेम्परेचर के प्रॉपर। कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक जगह कांस्टेंट निकाल लेंगे। बोलो, ये वाला क्या हो जाएगा? फिर ये वाला परपेंडिकुलर हो ड्रॉ जाएगा कर लेंगे। P3, P3 ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा P2 P2 और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा P। P3 बड़ा है तो V3 छोटा हो। बोलो भैया, बोलो। यस सर। P3 बड़ा है तो V3 क्या होगा? हमारा छोटा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, हाँ, V1 बड़ा है, फिर V2 और V3 क्या है? छोटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक, ये आपके पास ग्राफ। नेक्स्ट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ये कहता है एट सिमिलर conditions of temperature and pressure, at similar conditions of temperature and pressure, same volume of all gases have contain equal number of molecules. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स के, तो मैं कह सकता हूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का ग्राफ है, सॉरी N का फॉर्मूला आ जाएगा, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। वो ये कहना चाहता है कि आप अलग अलग, जैसे कि V वॉल्यूम के 2-3 कंटेनर ले लो, आप ऐसे ले सकते हैं, V वॉल्यूम के कंटेनर्स आप ले सकते हैं। एक में नाइट्रोजन भरी हुई है, एक में ऑक्सीजन भरी हुई है और एक में हाइड्रोजन भरी हुई। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं, और कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो ऑल हैव सेम मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? N के है।
तो वो ये कहना चाहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। Moles. गैसियस स्टेट में वॉल्यूम लिया जाए या परसेंटेज वॉल्यूम लिया जाए तो आप उसे परसेंटेज मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। उसका मतलब ही है परसेंटेज मोल, मतलब आपको वॉल्यूम और मोल को जो है अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान दो, अब आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 बॉयल्स लॉ, बताओ क्या है? By V. प्रोपोर्शनल टू V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। फॉर्मूला नंबर 2 चार्ल्स लॉ क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. फॉर्मूला नंबर 3 एवोगैड्रोस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। चलिए ज्वाइन कर दो सारे फॉर्मूलास। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू N बाई P, कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो V इज इक्वल टू R इंटू T इंटू N स्मॉल n बाई, कोई प्रॉब्लम है? मैं कुछ भी No, sir. नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूँ। R इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। PV इज इक्वल टू NR, क्या ये फॉर्मूला नहीं निकला है? Yes. अगर PV इज इक्वल टू NRT का बेटा फॉर्मूला निकल आया है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो बेटा, अब जरा ध्यान से देखना इसी। बेटे ऐसे लिख सकता हूं मैं PV इज इक्वल टू NRT, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, P इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स है तो W बाई B इंटू M, M इज द मोलर मास। बोलो बेटा, W बाई M ही तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इंटू बोलो RT। M को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा PM बाई RT, that is equal to W by B. W by B is density. Density. यही तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। Yes, sir. दो डेंसिटी मैंने आपको बताई थी, एक डेंसिटी वेपर डेंसिटी और एक डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने आप लोगों को जब डेंसिटी बताई थी यहाँ पर, हाँ ये एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, इधर शायद हम लोगों ने PV लिख दिया था, इसको सही कर लेना। तो डेंसिटी D बराबर यही तो मैंने बताई थी, PM बाई RT। RT. ठीक है ना, ये हम लोगों से थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हो गई थी, PV नहीं PM, तो यही तो है डेंसिटी। इसी को हम लोगों ने नीचे यहाँ पे जाके, मैंने कहा था ना लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा, तो ये अब W बाई V क्या हो जाएगा, W बाई V डेंसिटी। तो ये डेंसिटी M उधर ले जाओ तो PM बाई RT दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। ये मैंने आज आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन तक बताया। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इसको न्यूमेरिकल्स लगाइए, इसके आगे हम लोग कल क्लास में डिस्कस